तो एक एल्यूमिनियम की ट्यूब जिसका लेंथ 200 mm है, इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया गया। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? इनसाइड डायमीटर 60 mm है, आउटसाइड डायमीटर 60 mm है, इनसाइड डायमीटर 50 है। ये ट्यूब अंदर से हॉलो है। ठीक है, बात खत्म हो गई। एक स्ट्रेन गेज ऊपर की तरफ लगाया गया है ना। स्ट्रेन गेज क्या करता है? स्ट्रेन मेजर करता है। ठीक है, स्ट्रेस को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। स्ट्रेस सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। जो फिजिकली क्वांटिटी मेजर की जा सकती है वो सिर्फ चेंज इन लेंथ है, और चेंज इन लेंथ से स्ट्रेन है ना। स्ट्रेन गेज एक ऐसी चीज होती है जिसको कैलिब्रेट कर रखा होता है। जितनी लेंथ चेंज हुई है उससे वो डायरेक्ट स्ट्रेन दे देता है, क्योंकि वो कैलिब्रेटेड होता है। ठीक है, स्ट्रेन गेज अपने जब कॉलेज खोलेंगे तो अपने यहाँ पे अपने वर्कशॉप में भी हैं, वो तुमको दिखा देंगे। अब स्ट्रेन की वैल्यू अगर 1000 इंटू 10⁶ है तो चेंज इन लेंथ क्या होगी? ठीक है, स्ट्रेन डेल्टा एल अपन एल होता है। स्ट्रेन यूनिट लेस है, इसमें इसकी यूनिट नहीं दे रखी है ना। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बार की चेंज इन लेंथ निकालनी है। सेकेंड चीज निकालनी है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा। ये सेकेंड चीज निकालनी है, लोड कितना होगा, है ना। लोड कितना होगा निकालना है। अच्छा, ये जो बार है, अगर 40 मेगा पास्कल से ज्यादा इसका स्ट्रेस हो जाएगा तो ये बार फेल हो जाएगी। मतलब लोड कितना होगा के लिए हमको एक कंस्टेंट लगाना है कि स्ट्रेस 40 मेगा पास्कल से ऊपर नहीं हो। बहुत बढ़िया, हमारे को क्या क्या चीजें मिल गई देखो। हमको स्ट्रेन की वैल्यू पता चल गई, हमको स्ट्रेस की वैल्यू पता चल गई, हमको क्या पता करना है? चेंज इन लेंथ पता करनी है, और हमको पता करना है कितना लोड है। तो हमको क्या पता करना है? चेंज इन लेंथ पता करनी है और कितना लोड है ये पता करना है। दो चीजें पता करनी है। ठीक है, और तीसरी चीज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईबी पता करना है। तो इस इक्वेशन से हमको तीन चीज पता करनी है, पी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, और ई। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो काफी नहीं है ना। अब दो इक्वेशन है हमारे पास में और है ना। ये एक इक्वेशन काफी नहीं है, दो इक्वेशन हमारे पास में और है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। क्वेश्चन को रिपीट करूं मैं एक बार? क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो? समझ में आ गया क्लास? ये सर क्लियर है ना। किसी को नहीं क्लियर हो तो फिर से देख लो, और ये नोट्स ऐसे कैसे ही हैं तुम्हारे पास में, तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो तीन चीजें पता करनी है, वह ए बी सी। वो तीन चीजें हैं, चेंज इन लेंथ, दूसरी चीज है फोर्स, और तीसरी चीज है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो चेंज इन लेंथ पता करने के लिए, क्योंकि हमारे को क्या पता चल गया है? स्ट्रेन, स्ट्रेन पता चल गया है ना। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, है ना। हमको लेंथ दी हुई है, गिवन है क्वेश्चन में 200 mm। स्ट्रेन गिवन हो गया है, दिया हुआ है। चेंज इन लेंथ पता करनी है, सिंपल सी चीज है। चेंज इन लेंथ कितनी है? स्ट्रेन इनटू लेंथ। बात खत्म हो गई, सिंपल है। सेकेंड चीज हमको पता करनी है, लोड। लोड क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। हम कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं ताकि ये बार फेल नहीं हो, इसके लिए लोड है स्ट्रेस इनटू एरिया। सिंपल सा है ये भी। स्ट्रेस है 40 MPa, 40 मेगा पास्कल, है ना। ये यूनिट्स यहां पे दे रखी हैं, ये बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। एक पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल प्रेशर की यूनिट है, और स्ट्रेस की भी यूनिट पास्कल ही है। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग होते हैं, क्लियर है ना। लेकिन इनके फॉर्मूले और कैलकुलेशन का मेथड एक साथ चलता है। अब मेगा पास्कल में दे रखा है MPa, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में एक खास चीज है याद रखने के लिए, एक मेगा पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कन्वर्जन आप देख लेना, याद रखने की मैं बात बता रहा हूँ। 1 मेगा पास्कल MPa में दे रखा है, तो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर,
ना, मीटर की जगह पे यहाँ पे मिलीमीटर कर दिया, ठीक है। और 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल और मेगा पास्कल में ये याद रखने में आसान रहेगा, ये मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है ना। एक और यूनिट बहुत ज्यादा काम आती है, गीगा पास्कल, वो 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी मेगा पास्कल दे रखा है ना। इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिया, 1/4 पाई, है ना, आउटसाइड डायमीटर माइनस इनसाइड डायमीटर। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है ना। स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस गिवन है, एरिया को कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करना है, और तुम्हारे पास में कितना लोड लगाया गया वो आ गया। पी प्रेशर के लिए नहीं यूज किया, लोड के लिए यूज किया, अप्लाइड लोड के लिए यूज किया, ठीक है। और तीसरी चीज हमको पता करनी है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। वापस से स्लाइड को मैं खोल रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ई की वैल्यू निकालनी है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू रख दी, सिंपल कैलकुलेट हो गया, है ना। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल न्यूमेरिकल करने में मजा नहीं आएगा। वार्म अप के लिए ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये कैसे यूज किए हैं, सिंपल इस वार्म अप के लिए था। इस क्वेश्चन को रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है क्लास, क्लास नो सर। एक आ जाना, हम ही देता रहो भाई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। ये एक प्रेशर सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर में लिक्विड भरा हुआ है ना। अब इसमें ये पता करना है कि कितने बोल्ट इसके ऊपर, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है मैंने, वैसे गोल सिलेंडर है ये, सिलेंड्रिक मतलब सिलेंड्रिकल शेप है ना। इसके ऊपर कवर प्लेट लगी हुई है, तो कुल मिला के राउंड में कितने बोल्ट लगाए जाएं ये पता करना। डायग्राम समझ में आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है, वैसे इसके ऊपर गोल प्लेट लगी हुई है, गोल प्लेट में कुल कितने बोल्ट लगाए जाएं ताकि ये सिलेंडर सेफ रहे, फेल नहीं है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। एज इन द फिगर 100 मिलीमीटर डायमीटर का सिलेंडर इज अंडर प्रेशर ऑफ 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कवर प्लेट पे बोल्ट लगा रखे हैं, बोल्ट का डायमीटर 10 मिलीमीटर है। मैक्सिमम अलाउड टेंसाइल स्ट्रेस किसके लिए, बोल्ट के लिए, है ना। ये अंडर प्रेशर होगा तो ये बोल्ट को तोड़ती हुई प्लेट निकलेगी, जब भी फेल होगा ये क्या होगा, ये बोल्ट को तोड़ती हुई प्लेट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस जो 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये पता करना है कि नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं हम यूज कर सकते हैं जो कि इस कवर प्लेट को बांधे रखे, फेल नहीं, है ना। बढ़िया बात है। अब टोटल फोर्स इस प्लेट पे कितना होगा, हम ये जानते हैं प्रेशर सारे डायरेक्शन में सेम है ना। तो टोटल फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, इसका यहां से यहां तक का एरिया, पूरा राउंड में जाएगा ये, ठीक है, यहां से यहां तक का इस प्लेट का पूरा एरिया, है ना। कितना होगा, प्रेशर दे रखा है 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 2.55 प्रेशर दे रखा है, और प्लेट राउंड शेप में है, 1/4 क्यों करो पता है ना, यस सर। एरिया कहता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रेशर का डायमीटर दे रखा है 100 मिलीमीटर, है ना। तो या तो मैं डायमीटर को आधा करके, है ना, 100 की जगह पे 50 का स्क्वायर करूं, और ठीक है 50 का स्क्वायर करूं, या 1/4 से शुरू में गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है दोनों, है ना। सिंपल टोटल फोर्स निकल गया मेरा, कैलकुलेटर गुणा करना है कोई बात नहीं है ना। ये तो इस प्लेट पे इतना फोर्स है। अब इस फोर्स को काउंटर करने के लिए मेरे को बोल्ट लगाने पड़ेंगे ताकि ये प्लेट उड़ नहीं जाए, ठीक है ना। बोल्ट पे जो स्ट्रेस है, जो अलाउएबल स्ट्रेस है, वो 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बोल्ट पे फोर्स कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ बोल्ट। एक बोल्ट कितना फोर्स ले सकता है मैक्सिमम,
अलाउएबल स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। जानते हैं ना ये बात? स्ट्रेस क्या होता है? Yes, sir. फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या Yes, होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। डन, खत्म बात, है ना। ये हम बात कर रहे हैं एक सिंगल बोल्ट की, तो एक सिंगल बोल्ट इतना फोर्स झेल सकता है ना। अब टोटल फोर्स इतना है, एक सिंगल बोल्ट इतना झेल सकता है। इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टोटल बोल्ट निकल जाएंगे जितने रिक्वायर्ड हैं, 6 नंबर ऑफ बोल्ट। क्लियर? yes, sir. सर क्लियर है। वो अपने जो मैक्सिमम अलाउड टेंसाइल स्ट्रेस है सर, इसको परमिसेबल स्ट्रेस इसको भी बोल सकते हैं ना? हाँ, मतलब कहा जाए तो दोनों तो एक ही होगा, परमिसिबल मतलब इतना स्ट्रेस, अपने अलाउ कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल डिजाइन के लिए, है ना। ये जो अपना इस लिमिट में कहीं पे इसने ले रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी करी होगी। ये क्वेश्चन डिजाइन में बहुत आएंगे फिर बाद में आगे वाले क्वेश्चनों में, है ना, कि जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वो मान लो 200 है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 का लगा दिया, है ना। तो ये सिर्फ अभी मॉस का बात नहीं है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर तक चलेगा। इसी के लिए शुरुआत में अपन बहुत ध्यान देके इसको करेंगे और शुरू से ही इसको करते रहो, है ना। इसको एग्जाम के हिसाब से नहीं, इसको मतलब इंजीनियरिंग बढ़िया करने के हिसाब से देखो। सर इसी क्वेश्चन में एक और वो है कि मतलब ये जो बोल्ट का सर यहाँ पे दिया है अपने को, इसके जगह पे मतलब ये जो स्ट्रेस है तो सर प्लेट पे लगेगा ना, जो कवर प्लेट है, नहीं रे, क्योंकि बोल्ट तो उसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा जब प्रेशर पड़ेगा तो, नहीं 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 मतलब कवर प्लेट ऊपर की तरफ खींचेगा तो सर वो तो प्लेट पे स्ट्रेस लगना चाहिए नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, फोर्स तूने बिल्कुल सही कहा, जो फोर्स लग रहा है वो प्लेट पे लग रहा है ना। जी सर। अब प्लेट तो सिलेंडर पर स्ट्रेस को प्लेट, गेन भी तो प्लेट ही करे। नहीं मेरी बात तो सुनना, है ना। जी सर। प्लेट पे फोर्स लगेगा क्योंकि प्लेट ही ऊपर है सिलेंडर के, है ना। फोर्स तो प्लेट पे लगेगा, लेकिन प्लेट को रोक कौन रहा है? बोल्ट। प्लेट को बोल्ट रोक रहा है ना। तो जी सर। स्ट्रेस तो फिर बोल्ट पे लगेगा ना, प्लेट को बोल्ट रोक रहा है ना। ये तो सिंपल लॉजिकल चीज है ना। अगर बोल्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? प्लेट उड़ जाएगी, नहीं होता तो प्लेट ऊपर निकल जाएगा फिर, है ना। यानी कि तो स्ट्रेस तो बोल्ट पे आए। हाँ, प्लेट तो रेजिस्टेंस दे ही नहीं रही है ना। प्लेट तो उड़ जाएगी, प्लेट में रेजिस्टेंस बोल्ट अपने आप दे को रहा नहीं है, रेजिस्टेंस बोल्ट दे रहा है ना। ये तो सिंपल लॉजिकल है, डायग्राम समझ के आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलूं आगे। सर हाँ बोल। सर एक यील्ड स्ट्रेस आता है ना, वो कौन सा स्ट्रेस है आपने देख, पढ़ा है सर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अलाउएबल स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है। इसने मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस दे दिया तो मेरी हेडेक खत्म हो गई ना। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में वो ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, मेरे को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। उसने तो अलाउएबल स्ट्रेस दे दिया, है ना। इसके फर्दर एक्सटेंशन में मैंने बताया था, हो सकता है वो यील्ड स्ट्रेस देता, या हो सकता है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट देता, और इसके साथ में ये बोल देता कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। अभी जो नहीं दे रखा, एक मिनट यार, किसी का एक जने का डिस्टर्बेंस रहा, अभी जो नहीं दे रखा अपन उसकी बात क्यों करें। अभी तो क्वेश्चन में अलाउएबल स्ट्रेस दे दिया, उसने कहा कि आपको जानने की जरूरत नहीं है कि मैंने यील्ड किया है या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दी है, ठीक है ना। मेरे को तो बस एक प्रोजेक्ट मिला है बाजार से, जिसने प्रोजेक्ट दिया उसने क्या दिया, क्या तेरे को तो 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से डिजाइन करना है। क्लियर है ना। जो जिसने मेरे को प्रोजेक्ट दिया उसने ये मेरे को नहीं बताया ए पे है बी पे है ना। आगे वाले क्वेश्चनों में आएगा तब की तब अपन देखेंगे, ठीक है। बी पर होता है ना सर यील्ड स्ट्रेस? यील्ड स्ट्रेस बी पे होता है, बिल्कुल, हाँ सही सही है ना। ये 50 वैल्यू बी की नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दे दी गई है मेरे को। जिसने ये टैंक बनाने को दिया उसने मेरे को दे दिया, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना तुम्हारे को, तुमको तो 50 वैल्यू लेनी है ना। तो मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ बोल। सर इसमें ये जो बोल्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, मतलब रेडियस दिया है, हाँ, तो सर ये इसके हेड का है या इसकी टेल का है, मतलब जिसमें नहीं शाफ्ट का है, बोल्ट के शाफ्ट का है, है? बोल्ट की शाफ्ट का है, ओके सर। है ना, क्योंकि शाफ्ट ही रेजिस्ट करेगा बोल्ट को। नहीं सर, अंदर जो थ्रेड्स बनी हुई हैं वो भी तो करेंगी। वो थ्रेड का एरिया तो बहुत कम होता है ना। अगर टूटेगा ना तो कहाँ से टूटेगा बोल्ट, है ना। बोल्ट टूटा वो देखा है ना, बीच में से टूटेगा पूरा, उसका जो शाफ्ट होता है बोल्ट का उससे टूटेगा, जी सर। है ना। वो तू फिर आगे जा रहा है, इसीलिए ये मैंने कहा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, इसमें तुम्हारे को क्वेश्चन सोचने में मिलेंगे, है ना। जो अपने कहते हैं ना जी सर। एआईसीटी में कि थ्योरी बेस्ड नहीं,
एक प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। तो फिर फर्दर अभी मैं बोल्ट के डिजाइन के बारे में ज्यादा बोलूंगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जो तुम चले गए वो बोल्ट के डिजाइन में चले गए, वो भी अपन करेंगे तुम्हारे क्वेश्चन को। एक सेकेंड यार, एक जने का हल्ला आ रहा है। ओए इशराफिल अंसारी भाई साहब, यस सर। तेरे बहुत हल्ला आ रहा है, हल्ला आ रहा है यार उधर। ठीक है सर। अब हाँ, है ना, आगे चल रहा हूं मैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझा रहा हूं, है ना, ये तुमने करके देखना है। एक शाफ्ट है ना, ये दो, ये मान लो एक टेबल है जिसका क्रॉस सेक्शन है, टेबल के बीच में ये शाफ्ट को लगाया गया, शाफ्ट पे एक कॉलर है, कॉलर टेबल पे रेस्ट कर रही है ना। तो कितना फोर्स लगाऊं मैं ताकि ये फेल नहीं, ठीक है, चलो बता ही देता हूं, इसको डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन समझ में आया, है ना। ये जो हैचिंग दे रखी है मतलब ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ना। मतलब ये पूरा गोलाई में टेबल है, टेबल के अंदर एक छेद कर रखा है, उसके ऊपर एक इस तरह का शाफ्ट को कॉलर से सपोर्ट करते हुए रख दिया, है ना। अब इसके ऊपर कितना लोड रखा जा सकता है ना, ताकि ये फेल नहीं हो। पहली बात तो ये देखो फेल कैसे होगा, ये शाफ्ट पूरा नीचे खिसक जाएगा और ये जो एरिया है यहाँ सर ये क्रैक हो जाएगा, है ना, ये क्रैक हो जाएगा और शाफ्ट ये पूरा अंदर चला जाएगा अगर इस लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो, ठीक है। अब ये फेलियर किस तरह की होगी, ये शियर फेलियर है। इसमें क्या थी, ये बोल्ट जो है यूं जब फेल होगा तो ये यूं टूटेगा, बोल्ट का बीच का शाफ्ट यहां से टूटेगा, है ना। ये टेंसाइल फेलियर थी, ठीक है, टेंसाइल लोड में ये फेल होगा, है ना। ये शियर फेलियर होगी, ये शाफ्ट जो है खिसक जाएगा इस सरफेस को तोड़ता हुआ, ठीक है। तो ये शियर फेलियर होगी। शियर फेलियर में बार बार बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा एरिया है ये लिया जाएगा, कितना होगा 2 पाई r इंटू इसकी थिकनेस। क्लियर है मेरी बात, हेलो, यस सर। है ना। तो एरिया जो क्रैक होगा, ये जो कॉलर और शाफ्ट का कॉमन एरिया बीच में आ रहा है ना, ये एरिया क्रैक होगा। तो इसका जो पूरा एरिया है 2 पाई r, ये तो इसकी परिधि हो गई, इंटू ये थिकनेस से गुणा करेंगे। क्लियर है ना बात, है ना। क्लियर है सर। तो ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वैल्यूज दे रखी है, तुमने कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेटर में करना है, कोई खास बात नहीं है ना। अब फोर्स लगाया गया, है ना। तो पहली चीज तो है ना, लोड 400 किलो न्यूटन लगाया गया। क्या क्या पता करना है, पहली चीज पता करनी है कितना स्ट्रेस आया है, इस शाफ्ट में कितना स्ट्रेस आया, ठीक बात है। सेकंड ये पता करना है इस कॉलर में कितना स्ट्रेस आया, है ना। लोड एक ही है P, इस लोड का असर इस शाफ्ट में कितना रहा और इस कॉलर में कितना रहा, अलग अलग पता करना है, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। तो इस शाफ्ट में तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ऊपर से इसको कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, वो कैलकुलेटर ने करना है, कर लोगे आराम से, है ना। अब सेकंड चीज शियर एरिया ऑफ कॉलर, है ना। तो मैंने बताया 2 पाई r इंटू थिकनेस, है ना। 2 पाई r की जगह पे पाई d कर दिया, मैं नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई r और पाई d एक ही चीज है, कोई सा फॉर्मूला यूज करो, है ना। और इसकी जो लेंथ है 10 mm, वो थिकनेस है ना, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बस बात खत्म हो गई, है ना। तो ये तो शियर एरिया होगा, और शियर स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन शियर एरिया। शियर स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन शियर एरिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह के ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सेम फॉर्मूले पे हैं, इनको देख लो, फिर जो डाउट हो मेरे को बताना, है ना। अब ये क्वेश्चन आया, ये आरटीयू का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन अमूमन हर साल आता है इस चैप्टर में से, है ना। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इनमें दिमाग लगेगा, डिजाइन
ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन है। अब क्योंकि आरटीओ तो अपने को क्लियर करना ही है, ये एग्जैक्टली आरटीओ का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक हुक पे तार है, ये दूसरे हुक पे तार है। एक तार है 3 मीटर का, दूसरा तार है 5 मीटर का। क्लियर है बात, है ना? अब बीच में एक झूला लगाया गया है, इस झूले को पी लोड लगाया गया है। तो सवाल ये है कि ये जो पी लोड है कितनी दूर रहे ताकि ये झूला सीधा ही एक्सटेंड करे। टेढ़े भाई बीच में तो नहीं लगा सकते ना, ये छोटा है ये बड़ा है ना, तो एक्सटेंशन अलग अलग होगा दोनों का, है ना? तो इसको बैलेंस करके कहां पे लगाया जाए ताकि ये एग्जैक्टली सेम एक्सटेंड करे, है ना? तो जो सवाल है उसको एक्स में बदल लेते हैं पहले तो, है ना? ये पी लगाया जाए एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में हम एक्स को ढूंढेंगे, है ना? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 तार हैं, एक 5 मीटर एक 3 मीटर का, है ना? दोनों 9 मीटर दूर लगे हुए हैं। जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैं बोल रहा हूं, है ना? एक पी लोड लगाना है। ठीक है, पी लोड किस तरह का लगाना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ लोड पी सो दैट बार ए बी रिमेन हॉरिजॉन्टल, है ना? आरटीओ का ईयर मेरे को नहीं याद है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आरटीओ में हर साल एक आता है। ठीक है, तो सीधा मैंने ऊंचा क्वेश्चन लिया है। अब बुक में जब तुम जाओगे तो ये जो छोटे वाले क्वेश्चन है 50-60 होंगे, है ना? मैंने फिर बताया 20 बुक के क्वेश्चन समझ जाओ तुम, देख के बहुत है। सॉल्यूशन बुक का बिल्कुल मत देखो, अपना खुद का दिमाग यूज करो, बुक को समझने की कोशिश मत करो कि बुक वाले ने क्या किया। एरिया की जगह पे 2πr करना था, उसने πd कर दिया, है ना? तो अपना मेथड पकड़ो, बुक का मेथड बिल्कुल नहीं देखो। इससे तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। अगर तुम 50 क्वेश्चन को रीड मारते हो, है ना, तो तुम सिर्फ ये काम करते हो, तुम बुक के राइटर ने क्या लिखा था वो समझने की कोशिश करते हो, है ना? सारा तुम्हारा टाइम एनर्जी अब तुम खुद इमेजिन करके देखो, जो निकलती है वो बुक को समझने में निकलती है, बुक का राइटर क्या कहना चाह रहा है ये जानने में निकलती है। सिंपल तुम क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन तुम अपने एंड करो। तुम भले ही 50 क्वेश्चन मत करो, 5 करो, लेकिन अपने एंड पे करो, है ना? तो अब ये क्वेश्चन है, तो जो सवाल है उसी को हमने जवाब में बदल दिया, उसका जवाब है एक्स। ये पी लोड हम एक्स डिस्टेंस पे लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गया और बचा हुआ डिस्टेंस 9 - x हो गया। ठीक है, बात खत्म हो गई, है ना? अब ये ट्विस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना? पी लोड है, 2 रिएक्शन लग रहे हैं आर ए और आर बी, है ना? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी हो जाएगा। ठीक बात है ना, है ना? ये पी लोड है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। पी लोड को बैलेंस आर ए और आर बी करेंगे, ठीक है ना? तो बैलेंस कैसे करते हैं याद है? ये मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स वाला पार्ट मैंने मिस कर, मतलब मैंने इसमें से हटा दिया है, ठीक है? इसको मैं यहीं पे बता रहा हूं तुमको, है ना? तो चलो लिख लेता हूं मैं, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट बी, है ना? इससे बैलेंस करेंगे, है ना? ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले तो सिग्मा एफ ऑल सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी 0, है ना? तो एक आ गया आर ए प्लस आर बी, है ना, मस्ट बी इक्वल टू पी लोड, ठीक है? ये तो एक इक्वेशन आ गई, है ना? सेकंड कंडीशन क्या होती है? रोटेशन नहीं हो रहा, एम ए इज इक्वल टू एम बी, ठीक है? मोमेंट जीरो है ना? मैंने मोमेंट यहां से पकड़ा ए पॉइंट से, मतलब ये जो है एग्जैक्ट ए पॉइंट पे लग रहा है, ले लिया, है ना? तो आर ए एंटी क्लॉकवाइज है माइनस आर बी इंटू 9,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे लेके तो काम नहीं चलेगा। एक्स पे बीच वाले पॉइंट पे लिया मैंने, ठीक है, एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे लिया, तो आर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आर बी इंटू 9 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों दो अननोन है, आर ए और आरबी, और दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, इससे तुम आर ए और आरबी अलग अलग निकालोगे, उनकी वैल्यू ये आएगी। क्लियर है मेरी बात? समझने में किसी को कोई दिक्कत? एक्स पे मोमेंट लिया, कोई डाउट कोई दिक्कत है बेटे? सर इसमें मोमेंट में सर एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है ना, तो हाँ। सर अपने रेफरेंस पॉइंट मतलब ए से लेकर के कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, moment को। मैंने ए को हटा दिया, टेकिंग मोमेंट एट एक्स, है ना, ये मैंने इसी लिखा है, टेकिंग मोमेंट एट एक्स पॉइंट, है ना, मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे मोमेंट लिया। ये सर है ना, तो ये एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ये वैसे भी नहीं रोटेट होगा। लेने में ए और बी पॉइंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन ए और बी पॉइंट लेने में फिर वो 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बीच वाला पॉइंट एक्स पे लिया, ठीक है, है ना। इसको कर दो सिग्मा एम, तो ये फर्स्ट ईयर वाला अपना था, ठीक है ना। तो आर ए की वैल्यू ये निकली, आर बी की वैल्यू निकली, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकल गई, है ना। अब मॉस पे आ जाए वाले वापस से, ये मैकेनिक्स की अपनी प्रॉब्लम थी। मॉस पे आ गए तो ये एकदम सीधी नीचे जा रही है, इसका क्या मतलब है ना, चेंज इन लेंथ ऑफ ए वायर की चेंज इन लेंथ मस्ट बी इक्वल टू बी वायर की चेंज इन लेंथ, है ना। डेल्टा ए मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा बी। बात खत्म हो गई, खत्म बात, है ना। इसको कैसे लिखेंगे अपन? डेल्टा ए की वैल्यू अपने को पता है, पी एल अपॉन ए, है ना, ये लेंथ की इक्वेशन यूज की ना, पी एल अपॉन ए, है ना। इसको ब्रैकेट में लगा दिया, ये ए वायर के लिए, पी एल अपॉन ए, ये बी वायर के लिए, है ना। तो ए और बी की वैल्यू को क्वेश्चन में जो गिवन है ना, ये फिगर में गिवन है, एरिया कितना है, ई कितना है ना, लेंथ कितनी है, ये सारी वैल्यू को इसमें रख दिया गया, ठीक है। अपना x की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है, देख मेरे तुम्हारे को सॉल्यूशन बहुत छोटे और टू द पॉइंट मिलेंगे, है ना। ये ठीक है, तुम्हारे को एग्जाम में ज्यादा लिखना है, हालांकि ज्यादा लिखना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं होता, मेरे नंबर देने पे भी जितना कम लिखा जाए और जितने ढंग से किया जाए उस पर ही मैं नंबर देता हूँ, है ना। जो ज्यादा लिखता है वो एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको कम आता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। और इसका लंबा वाला सॉल्यूशन चाहिए तो 2 पेज में तुम्हारे को बुक में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है बात? यस सर, है ना। तो अभी का टाइम खत्म हो रहा है अपना 40, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें, है ना। ये नोट्स तुम्हारे को दिए हुए हैं क्वेश्चन के। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि कल के लेक्चर से पहले तुम क्वेश्चन करके कुछ एक जने कुछ एक डिफिकल्टी लेके आओगे, है ना। किसी और बुक की डिफिकल्टी तुम पूछते हो तो उसका मेरे को फोटो खींच के मेरे को दे सकते हो, मतलब फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब तेरे कॉन्सेप्ट उसके ठीक हो गए थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना एक सिंगल रॉड का, जैसे मैं से पूछा था। नाम बताना तेरा? पवन। पावन। अब क्वेश्चन हो रहे थे? यस सर। हाँ ठीक है, गुड। सर, आपने भेजा था ना, उससे उस मेथड से हो गई थी। हाँ, अच्छा, वो मेथड मेरे ख्याल से किसी भी बुक में नहीं समझा रखा है, मैंने ये बताया कि बुक बहुत, हाँ ऐसे रतन में है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपने बताया फिर आ गया था। ठीक है, ओके, है ना। ठीक है, तो आज का इतना पर रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे। लेकिन ये जो नोट्स हैं कम से कम इसको 15-20 मिनट देखना है, ज्यादा करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट देखना है ये होमवर्क में। और कुछ एक डिफिकल्टीज जो है, कुछ एक क्वेश्चन तुम्हारे एंड पे भी होने चाहिए, है ना। ये 2 दिन अपन क्वेश्चन के लेंगे, आगे फिर अपन थ्योरी करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसमें अपने को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, और एंड की जो यूनिट्स हैं वो बड़ी छोटी रहेंगी, वो फटाफट हो जाएंगी,
है ना। इसमें 4th 5th यूनिट बहुत छोटी रहेंगी, फटाफट हो जाएंगी, और फर्स्ट यूनिट में मैं टाइम ज्यादा दूंगा भी, ताकि इसमें कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप होते हैं, इसको अपन हल्के में नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, जी सर। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। सर इसको ग्रुप में भेज देना, ये वाली दिया हुआ है, ग्रुप में डाला हुआ है, फिर से डाल दूंगा, फिर से डाल दूंगा, ठीक है, अभी डाल दूंगा। चल ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं, स्टॉप शेयर हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर।